अब हमारे पास टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन ऑफ द ग्लोबल। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस टॉपिक को करना था डी कोड। ठीक है, डी कोडिंग हमने करना है कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी डिमांड क्या है, हिडन थ्योरी क्या है इसकी, एक्चुअल में ये डिमांड हमसे क्या, एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है ऐसे में। अब है थीम है कि भाई क्लाइमेट गवर्नेंस के बारे में पूछा जा रहा है और हिडन डिमांड इसकी कि नॉट सिंपली कि हमें प्लांट ट्रीज पर काम करना है, बल्कि हमने एक्सप्लेन करना है कि वाई फॉरेस्ट आर बिकम अ सेंट्रल। सेंट्रल क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेटी, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, फूड सिक्योरिटी, कार्बनिंग, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। और अगर हम इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, कार्बन मार्केट, नेट जीरो और ग्रीन इकोनॉमी हमें चाहिए। ठीक है। और केसेस की अगर बात करेंगे तो चाइना की बात करेंगे, पाकिस्तान बिलियन ट्रीज, अमेजोन, इंडोनेशिया और अफ्रीका और ग्रेट वॉल, ग्रीन वॉल, चाइना की और अफ्रीका की जो ग्रेट वॉल वगैरह है। ठीक है। ये मतलब कहना चाह रहे हैं, ये मतलब ओवरऑल इस टॉपिक की डिमांड थी कि हमने इस पूरे ऐसे में जो है वो इन चीजों पर काम करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट भी इस स्टेटमेंट को आपने अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि इसकी डिमांड क्या है। अब क्लाइमेट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास उसकी क्लाइमेट फाइनेंस आ जाती है। ठीक है। और उनकी प्लानिंग, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल जो होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे स्टडीज हमारे पास और सक्सेस स्टोरीज, फिर चैलेंजेस, फिर वे फॉरवर्ड, यहाँ रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन हमने इसके बारे में लिखना है। अब हमें टॉपिक ये साइमा समझ में आ गया है, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक की डिमांड क्या है। हेलो यासिर। और उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हमें समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं ऐसे की तरफ। अब जब हमें पता चल गया कि इस टॉपिक की डिमांड क्या है और ये क्या लिखना चाह रहा है, तो थीसिस क्या होगा। सामा काइंडली से आप थीसिस स्टेटमेंट को रीड करें। हेलो। जी जी sir, I am reading. Deforestation has become a global imperative because forests are indispensable for climate stability, biodiversity conservation, water security, and sustainable economic growth and human survival. Without large-scale restoration of forests through international cooperation and national commitment, achieving the sustainable development goals and combating climate change will remain impossible. अब देखो हमने इसमें कोशिश की कि मतलब जितनी भी मतलब हमारे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत लेंथी है। ठीक है। इसमें काफी सारी जी चीजें डिस्कस, और हमने कोशिश की है कि इसमें सारी चीजें कवर करें एक दफा समझाने के लिए। हमें इसकी लेंथ थोड़ी सी और कम करनी होगी, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डिटेल इसकी थीसिस स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, और ताकि कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रिफॉरेस्टेशन और इस स्टेटमेंट की, इस पूरी जो ऐसे की स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है, या इसका पर्पस क्या है, या इसके की कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या हम डिमांड करना चाह रहा है पेपर चेक करने वाला। तो डेफिनेशन लिखने के बाद डिफरेंस बिटवीन, एक तो एफोरेस्टेशन, दूसरी रिफोरेस्टेशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है। और ये एक्चुअल में है क्या, और ये क्यों ग्लोबल इमरजेंसी बन रही है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि रैपिड डिफोरेस्टेशन हो रही है। ठीक है। और क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। ठीक है। उसकी वजह से माइग्रेशन भी, और जो है वो माइग्रेशन, फूड इनसिक्योरिटी और वेदर पैटर्न और बाकी सारी चीजें मामला चल रहे हैं। ठीक है। और इकोलॉजिकली डिग्रेडेशन से, खास करके आप हमारी जो अपर एरियाज है वहां देखें, जंगल बल्तिस्तान चीजों में, आप अफ्रीकन में देखें, वेस्टर्न यूरोप में आप देखें, चल रहे हैं। और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, खास करके अफ्रीका में देखो तो कोई प्रोग्राम खास नहीं है, उसमें प्रॉपर काम चल रहा है। पाकिस्तान में आप देखें इस तरह करके। अब उनका कॉजेज बिहाइंड ग्लोबल डिफोरेस्टेशन कॉजेज कौन कौन से हैं। एक तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, इलीगल लॉगिंग एंड टाइमर ट्रेड वगैरह, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। और फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, जैसे आपने देखा कैलिफोर्निया में किस तरह से मतलब नुकसान हुआ था, कितने पूरा जंगल जल गया था। अमेजोन में भी काफी टाइम पहले उसे लगी थी आग,
ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी जंगलात है उस पर जो ना वो हीट वेव की वजह से आग निकलना शुरू हो गई। इंडोनेशिया में आप देखेंगे वहां पर किस तरह से जो ना वो पहाड़ फट रहे हैं। तो ये कॉजेस को ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन कौन से हैं? एक तो वीक गवर्नेंस और पुअर एनवायरमेंटल रेगुलेशन। अब वीक गवर्नेंस में क्या है कि जितने भी अभी तक COP26 से लेकर COP31 तक काफी सारी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज तो हमारी बन रही हैं, पॉलिसीज भी हमारी बन रही हैं, कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी वहां पर हो रही है, लेकिन कोई आउटपुट हमें नहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1.9 बिलियन जो है वो डायरेक्टली हिट हो रहे हैं according to साइमा की जो फैक्ट फिगर्स है उनके मुताबिक। ठीक है। उसके बाद दूसरा मसला क्या है, वाई रिफॉरेस्टेशन इज ग्लोबल नेसेसिटी, क्यों जरूरी है? एक तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के हवाले से, ठीक है। अब उसमें क्या आ रहा है, कार्बन्स, ठीक है, सब्सिक्वेंस, नेट जीरो टारगेटेड, पेरिस एग्रीमेंट, फिर उनके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या है, हैबिटेट रिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग स्पेसिफिक एक्सटेंशन, इकोसिस्टम रिटर्न। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आपने जब हम बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे तो हमें पहले से टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, जैसे साइमा ने लिखा था, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसके कॉजेज इम्पैक्ट्स कंपेरिजन कॉन्ट्रास्ट कंक्लूजन हम लिखकर यहाँ पर उसे ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद वाटर एंड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला है, वाटर शेड प्रोटेक्शन, ठीक है, रेनफॉल रेगुलेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज। उनका फूड सिक्योरिटी में सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एग्री फॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा हो रही है। उनका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में फ्लड प्रिवेंशन, लैंडस्लाइडिंग कंट्रोल, डिफोरेस्टेशन प्रिवेंटेशन, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन में क्या आ रहा है, क्लीनर एयर। अब लाहौर में आप देखें, कराची में देखो, हमारे पास क्लीन एयर नहीं है, रिड्यूस हीट वेव्स और जो डाइसिस रेगुलेशन। और अगर हम पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास करंट फॉरेस्ट का जो कवर कर रहा है चैलेंजेस को, प्रोग्रेसिव थ्रो बिलियन ट्री इनवाइटेड हो रहा है वहां पर, मैंग्रोव रिफॉरेस्टेशन अलोंग कोस्ट लाइन जो हमारी है वहां पर ये काम चल रहा है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बनी हुई है, ग्रीन पाकिस्तान इनवाइटेड हमने प्रोग्राम शुरू किया। और अभी कुछ और भी पॉलिसी रिमेनिंग है जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है जिसकी वजह से नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास आ गया पॉलिसी रिकमेंडेशन। उसपे हमने लिखा है कि भाई स्ट्रिक्ट एंटी डिफोरेस्टेशन लॉज हमें बनाने होंगे, ठीक है, मैसिव पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करनी होगी और कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट रखना होगा और इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस पे काम करना होगा, ग्रीन एजुकेशन और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आना होगा, देन रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉर्पोरेशन। देन ये हमारा कंक्लूजन आ गया इस ऐसे का। अब जो हमने थीसिस लिखी थी हमने उसे रिफॉर्म कर दिया है, मतलब कंक्लूजन में, कि भाई रिफॉरेस्टेशन इज अ नो लॉन्गर इन एनवायरमेंटल ऑप्शन, ठीक है, बट डेवलपमेंटल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी नेसेसिटी के लिए हमें बहुत जरूरी है। और हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री इंश्योर करनी होगी, क्लाइमेट रेजिलियंसी, इकोलॉजिकली बैलेंस और प्रोस्पेरिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब वहां पर देखो हमने थीसिस लिखा था स्टार्टिंग में, ठीक है, वहां पर हमने पूरे टॉपिक का करेक्ट लिखा और यहाँ पर हमने जाते जाते हमने एक सजेशन भी मेक किया, भाई सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री जो है वो इंश्योर करेगी क्लाइमेट रेजिलियंस को, करेगी इकोलॉजिकल बैलेंस और प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर ऑफ जनरेशन। ये हमारी एक मतलब एंडिंग पॉइंट सजेशंस होगी, जिससे हमारा टॉपिक बहुत परफेक्ट बन जाएगा। अब देखो इसमें जो टॉपिक की डिमांड थी हमने वही बात जैसे साइमा ने लिखा था, मैंने इसे और ज्यादा डिस्कस किया हुआ है कि आपकी टॉपिक क्लियर हो जाए और आने वाले एग्जाम में आपको इससे टॉपिक से काफी सारी चीजें आपकी हेल्पफुल होंगी। अब हम आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर कि साइमा ये चीजें क्लियर हो रही हैं या सिर्फ आपकी? टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने देखो पहले कैसे टॉपिक को यहाँ पर डिकोड किया। ये देखें, जी। थीम उसकी क्या थी, हिडन डिमांड क्या थी, और ये सेंट्रल डिमांड इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों जरूरी है, फिर मॉडर्न इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, फिर केस स्टडीज की हमने जो हमने अपने ऐसे में ऐड करनी है, रिफॉरेस्टेशन और ये एग्जाम्पल। अब जो एक्चुअल जब हम पेपर में अपना ऐसे लिखेंगे तो ये उसके मुताबिक हमने इसकी आउटलाइन लिखनी है और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है ताकि समझने में आपको क्या हो, आसानी हो। अब हम आ जाते हैं इसका इंट्रोडक्शन परफेक्ट हमें किस तरह से बनाना है। अब इंट्रोडक्शन की जरूरी पे ये है कि आपको पहले फार्मूला का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेशंस करनी है ऑफ द टॉपिक। हमें ना रिपीटेड हमने टॉपिक को नहीं करना बल्कि हमने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्या है, और शोइंग टू द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टैंड हिडन डिमांड ऑफ द ऐसे क्या थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसे आप रीड करें यासिर।
Reforestation, यासर कंटिन्यू लाउडली आप रीड करें। reforestation therefore is not simply the act of planting trees. Rather, it represents a comprehensive strategy of restoring ecological balance, strengthening climate resilience, protecting biodiversity, and ensuring long-term economic and social sustainability. ओके अब देखो, हमने पहले डायरेक्ट टॉपिक को जो हिडन डिमांड थी हमने वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ रही तो हम करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कोर इशू दैट ऐसे विल बी एड्रेस। पर्पस क्या है भाई? क्रिएट सेंट्रल डिबेट, डिबेट जो थी और लीड नेचुरली टुवर्ड थीसिस। दूसरा एग्जांपल क्या है, सामा से आप पढ़ें। Despite growing international commitments and environmental awareness, deforestation continues at an alarming pace due to weak governance, unsustainable development models, illegal logging, and inadequate global cooperation, making reforestation one of the most urgent collective responsibility of the 21st century. ओके वेल, अब उसके बाद हमारी आ जाएगी थीसिस स्टेटमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पर थीसिस स्टेटमेंट क्या है? एक सोल है हमारी ऐसे का, और ये शुड भी क्या करता है? क्लियर करनी होती है स्टेट, जो हमारा मेन आर्गुमेंट होता है, और इंडिकेट करता है डायरेक्शन कि हमने अपने ऐसे को टेक ओवर किया हुआ है। उसमें हमने करेक्टर्स लिखने हैं स्ट्रॉन्ग थीसिस के। सबसे पहले हमने क्लियर करना है स्पेसिफिक, फिर एनालिटिकल, फिर जो डिबेटेबल है, और डायरेक्टली हमने अपने ऐसे का आंसर करना है। तो ये ऐसे क्या आर्ग्यू कर रहा था हमारा कि रिफॉरेस्टेशन जो है वो बिकम अ ग्लोबल ही है, ठीक है, बिकॉज वो हेल्थी फॉरेस्ट और इंटेंसिबल फॉर क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और वाटर और फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहता है। और जो एनवायरमेंटल जस्टिस सिस्टम है, इट इज फर्दर कंटेंट दैट ओनली कोऑर्डिनेशनल इंटरनेशनल एक्शन है, affected national policies, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो रिजर्व करा अनगोइंग इकोलॉजिकली क्राइसिस। अब हमारा आ जाएगा रोड मैप पे कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। हमने ब्रीफली कर या आउटलाइन जो हमने सारी लिखी थी, उनकी मेन एरियाज हमने अपने ऐसे में कवर की। जो हमने ऊपर आउटलाइन डिस्कस की थी वो सारी हमारी कवर हो गई यहाँ पर, और हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक उससे जो मतलब हमने हमारा जो अपना आर्ग्यूमेंट था हमने उस हिसाब से उससे एक्सप्लेन किया। तो अब हमारा क्या है कि जो सस्टेनेबल दैट आर्गुमेंट हमारा क्या था कि ऐसे फर्स्ट हमने एक्सप्लेन ये किया कि भाई कॉजेस और कॉन्सिक्वेंस ग्लोबल रिफॉरेस्टेशन क्या है, फिर हमने एनवायरमेंट सोशल बताया रिफॉरेस्टेशन, फिर हमने एनालाइज किया भाई इंटरनेशनल और पाकिस्तानी का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। हमने ऊपर डिस्कस यही किया था, हमने पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट भी हमने उसमें ऐड किया। फिर हमने क्रिटिकल असेस किया, ठीक है, क्रिटिकल असेस किया यहाँ पर कि भाई एग्जिस्टिंग जो चैलेंजेस कर रहे हैं और जो उनका फाइनली पर्पस है कंप्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर हमें अचीव होगा। अगर हम अचीव करेंगे तो जाकर सस्टेनेबल फॉरेस्ट रिस्टोरेशन चाहिए हमें। अगर हमें फार्मर अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा? सस्टेनेबल फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। जो हमारी वे फॉर डिकम्पोजिशन जो हमने आउटलाइन एड की हुई थी, हमने उसी की बात की। अब ये हमारा आ गया कंप्लीटली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इस ऐसे की। सो साइमा इसे काइंडली आप रीड करें। Every minute, the world loses forest equivalent to dozens of football fields, silently accelerating climate change, biodiversity loss, and ecological degradations. What was once perceived as a localized environmental problem has now evolved into a global existential challenge. Rapid industrialization, urban expansion, unsustainable agriculture practices, and weak environmental governance have collectively pushed forests toward unprecedented decline, threatening ecological stability and human well-being alike. In this context, reforestation is far more than a tree planting companion. It is a comprehensive strategy for restoring ecosystems, mitigating climate change, conserving biodiversity, ensuring water and food security, and promoting sustainable development. Despite growing international commitments, global forest degradation continues to outpace restoration efforts, exposing serious shortcomings in environmental governance and collective actions. This essay argues that reforestation has become a global urgency because healthy forests constitute the foundation of climate resilience.
ecological balance, and sustainable economic prosperity. It further maintains that only coordinated international cooperation, effective public policies, technological innovations, and active community participation can restore degraded landscapes and secure a sustainable future. To demonstrate this argument, the essay analyzed the causes and impacts of deforestation, examined the multidimensional significance of reforestation, evaluated global and Pakistani initiatives, critically assesses existing challenges and proposes practical policy recommendations. ओके वेल ठीक है। अब देखो, इसमें हमने कोशिश की पूरे मतलब जो हमारी आउटलाइन और जो सब पॉइंट्स थी ना, जो पैराग्राफ हम मैंने उसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसकी हमारी लेंथ और हमने इसकी कम रखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपकी हर एक चीज इसमें ऐड की हुई है कि ऐसे आदि क्या कह रहा था, ठीक है, और ऐसे एनालाइज किस चीज को कर रहा था, ताकि आपको पता चल जाए कि परफेक्ट ऐसे लिखने के लिए हमने किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अगर हम मतलब अगर इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो हमें पहले तो हमें क्लियरफाई करना होगा अपनी हिंटेड डिमांड टॉपिक की। और अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक तो हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंट्रल चैलेंजेस क्या है। सेंट्रल चैलेंजेस हैं यहाँ पर, वो डिबेट करना चाहता है उस टॉपिक पे। अब इस टॉपिक भी वही कि भाई रिफॉरेस्टेशन की हमने हमने इस टॉपिक में चैलेंजेस वाली बात थी, डिबेट इस पे था ही नहीं, चैलेंजेस था कि उसको खत्म किस तरह से करना है, ग्लोबल लेवल पे क्या कर रहा है नेशनल। और फिर हमारे तीसरे स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना था कि हमें प्रेजेंट करना है अपने आप को क्लियर, और हमने एक पोजीशन लेनी है वहां पर, ठीक है। और रोड मैप क्या कि हमने प्रीवियस जितने मेजर आर्गुमेंट थे उन ऐसे की आउटलाइन को हमने क्या करना है, डेवलप करना है। अब कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर क्या होती है, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि भाई स्टार्टिंग हमेशा हम डायरेक्ट जो है डिक्शनरी डिफिनेशंस पे शुरू करते हैं और फिलिंग करते हैं इंट्रोडक्शन विद अनरिलेटेड कोटेशंस वगैरह, और गिविंग हिस्टोरिकल डिटेल देते हैं बिफोर स्टार्टेड द इशू, और राइटिंग बैक्स स्टेटमेंट विदाउट टेकिंग अ पोजीशन, रिपीटेड ऐसे टाइटल, ठीक है, इंटरप्रेटिंग और इंट्रोड्यूस करते हैं आर्ग्यूमेंटिव को दैट आर नेवर डेवलप लेफ्ट। ये मतलब एक हर एक एस्पायरेंट का ये मेजर इशू होता है। अब हमने इसी चीजों पर स्टार्टिंग में डिस्कस अपने क्लासेस में की थी, भाई आउटलाइन कैसे बनानी है, उनका तरीकेकार क्या होगा, हर ऐसे का फार्मूला भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि इसके मुताबिक हमने इसको लिखना है, इस चीज को हमने इस साथ डिस्कस वगैरह करना है ताकि आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अगर हमें परफेक्ट जाना होगा तो हमने जिस तरह से काम किया, ये दूसरा यहाँ पर टॉपिक डिस्कस हो रहा है। पर इसमें तो कोशिश जितनी हमने सामा यहाँ पर अपने ऐसे की बात की, जो हमारे टॉपिक की एक्चुअल डिमांड थी, हमने वही चीजें सारी यहाँ पर डिस्कस की कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मेन पर्पस क्या है इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, किन किन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है। हमने इसको लॉजिकली भी लिखा, ठीक है, और कंसाइज भी हमने इसे किया है, ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं स्मूथली, मतलब सारी चीजें स्टेप स्टेप एक्सप्लेन भी हम यहाँ पर कर रहे थे। तो इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो देन आप सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल वगैरह इनसे रिलेटेड? जी जी सर। जी। सर ऐसे कि हमने दो आई थिंक ऐसे अटेम्प्ट करने के मैंने दो पार्ट्स देखे ना। फर्स्ट पार्ट है हम्म आपने हमें वो टर्म्स बताए थे, लाइक फर्स्ट हमें कीवर्ड्स को लिखना होगा, डायरेक्टिव वर्ड्स हम्म को, हेड एंड डिमांड को, स्कोप को एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एटसेट्रा को। एक तो वो फॉर्मेट है। दूसरा जो है वो आउटलाइन वाला है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखते हैं फिर डिफरेंट आउटलाइन लिखते हैं। हम्म सर अभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की टर्म्स वो वाला ऐसे हम कहाँ पे लिखेंगे, और ये जो आउटलाइन वाले हैं, अगर मैं आउटलाइन में ब्रेनस्टॉर्मिंग और की टर्म्स यूज करूँ तो वो तो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाती है मेरी ऐसे। नहीं तो नहीं, इसलिए ब्रेन मैं स्टॉर्मिंग थोड़ा दूंगा ना मैं। जो जो जी ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग जब हम पेपर हमें मिलता है ना, हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, ठीक है, तो जी हमें जब अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग अपनी करेंगे ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे पास जो पेपर शीट मिलती है ना, आंसर शीट, सॉरी, जो हमें आंसर शीट मिलती बिल्कुल है, उसी के लास्ट में जाकर हम वहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं अलग से पेजेस पर, ठीक है। जो लास्ट पेजेस हम्म होते हैं ना आंसर शीट पे, वहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। और जब हम लिखेंगे ना प्योर ऐसे लिखेंगे, वो फिर हम स्टार्टिंग वाली जो है ना वो शीट्स पर लिखेंगे। ब्रेन बिल्कुल स्टॉर्मिंग का मकसद ये होता है यहाँ पर कि मतलब, क्योंकि देखो ना पेपर में जब आप एग्जाम में चले जाते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले आप उस टॉपिक के बिल्कुल बारे में सोचते हैं कि इसमें क्या क्या सोचते आएगा, हैं। क्या क्या चीजें आती है, वो जो हम लिखते हैं ना वो हमारा रफ ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, जो कि एग्जाम की अच्छा लास्ट शीट पर जाकर लिखते हैं हम।
और जब हम ओके प्योर लिखेंगे फिर इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जैसे अच्छा हमारा सही प्योर था। सही, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मैं याद है इंट्रोडक्शन। आपको, मैंने आपको कुछ एक दो ऐसे आई थिंक सेंड किया था, पता नहीं, मैंने आपको जितना आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एक लेक्चर भी यूट्यूब का शेयर किया था कि परफेक्ट आउटलाइन जी का बिल्कुल। स्ट्रक्चर है क्या, पहले है रिटन जी फॉर्म में जो लिखा हुआ था वो। तो ये मतलब इसका तरीकेकार। बाकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला काम है ना, वो हमारा, अगर हम आप अगर डेली से प्रैक्टिस करेंगे ना, इसी जैसे आपने उस दिन मुझे टॉपिक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके भेजा था, ये आपने डेली बेसिस पे बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आपको एग्जाम हॉल में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर अभी से आप सिर्फ बिल्कुल। 3 4 दिन, बहुत सारे बच्चे फेल क्यों होते हैं, या वो अब आप होता होता है ना, अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा तो ऐसे आधा रह गया था। अब उसकी रीजन क्या जी है, क्योंकि हम शुरू दिनों में मतलब शुरुआत से लेकर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करते नहीं है, तो हमें एग्जाम में 1.5 घंटा 1 घंटा लग जाता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। मतलब जहां पर एक बच्चे को 60 से 70 मिनट लगते हैं, वहां पर आपको 30 से 20 मिनट लगेंगे। अच्छा अच्छा, तो बाकी सही टाइम है तो आपका सर। बच जाएगा, फिर आप अपना ऐसे फुल लेंथ पूरा कर पाएंगे। टाइम देखो ना, अगर जी आपका 1.5 घंटा चला जाए डीप ब्रेन स्टॉर्मिंग, 1.5 घंटे में आप प्रॉपर आउटलाइन बनाए लिखे उसकी दोबारा, फिर उसकी हर एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करें, ज़ाहिर है ऐसे पूरा नहीं लिख पाएंगे ना। एक तो प्रेशर हमारे हमारे ऊपर होता है, एग्जाम हॉल में तो बहुत बड़ा प्रेशर हमारे सर पर होता है। तो उसकी मेंटलिटी तैयार करने के लिए हमें डेली बेसिस पे इसी सिलसिले को जारी रखना होगा, तो ही आपका परफेक्ट ऐसे जाएगा। जिस तरह से आपने आज काम किया था, देखो आपको 2 दिन लगा, डेली काम करेंगे ठीक है, तो आपको फिलहाल 1 2 दिन और लगेंगे। एक हफ्ते के बाद आपको एक दिन में पूरा ऐसे लिख देंगी, फिर उसके बाद 12 घंटों में, फिर 6 घंटों में, फिर 3 घंटों में। ये आपकी रोटेट चलेगी, आप इसी तरह डेली बेसिस पे इस रोटेट में चलेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। यू नो वेरी कि जब हमने आपको फर्स्ट डे न्यूज पेपर दिया था, आपने 2 दिन तो आपने काम किया ही नहीं था। वो 2 दिन के बाद आपने मुझे काम जमा करवाया था, यू नो सामा। जी जी सर बिल्कुल। तो जब मैंने आपको एक दफा फिर करके खुद दिखाया, फिर आपको लगा कि वाकई ये काम इस तरह से होगा, और फिर मैंने आपको कहा कि भाई आर्टिकल्स पे आप पढ़े हो, उसके आप पॉइंट्स निकालें। तो ये क्या, ये बिल्कुल तसलसल हमको बरकरार रखना है। सही। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको टारगेट करता हूँ। ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा आपने इसी को हम्म, ज्वाइन करना है, ओके। सही।